दोस्तों, मैं अमन मुर्तुज़ा स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिक्षा साथी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि 12th क्लास का ऑल चैप्टर का सूत्र एक वीडियो में एक साथ लेकर आ गया हूं दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह 12th क्लास के फाइनल एग्जाम जो होगा ना, उससे एक सप्ताह पहले या 5-6 दिन पहले देख लीजिएगा, आपका एग्जाम पक्का बेहतर जाएगा। ठीक है, ये लिख कर ले लीजिए क्योंकि सूत्र से लगभग 15 नंबर पूछ लेता है सूत्र से। सोचिए आप लोग अगर 85 भी एडॉप्ट करते हैं तो सोचिए 15 में इंक्लूड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला चैप्टर का सूत्र है। देखिए मैं एक और बात बताना चाहूँ, एकदम चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहला चैप्टर का फॉर्मूला है। देखिए विद्युत आवेशन क्षेत्र का क्यू का यानी आवेश का फॉर्मूला। आवेश में क्या होता है? धाराओं के दर को आवेश कहते हैं। तो देखिए Q × I t, इसका जो पूछ देगा अगर मात्रा तो होता है कूलम। क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड, और इसी को कूलम कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सेकंड इसको कूलम कहते हैं। इसका 3 मात्रक होता है। एक होता है सबसे बड़ा मात्रक पूछता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे होता है। ठीक है, तो ये पूछता है सबसे बड़ा मात्रक जो इसका हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 1 कूलम बराबर 96,500 होता है। ठीक है, 500 आवेश होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब धारा का मान हमेशा बदलता रहता हो, निरंतर बदलता रहता है, उस समय आवेश का मान क्या होता है? उस समय आवेश का जो मान होता है समाकलन I × dt। आवेश का क्या होता है? समाकलन I × dt। देखिए कूलम का एक सूत्र पूछता है, आप लोग जानते हैं कूलम का आपने। ठीक है, पूछता है कूलम का नियम पूछता है, क्या पूछता है? F बराबर होता है 1/4 Q/2 होता है, जहां ये क्या है? नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, ये भी पूछता है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपको पूछ देगा, अब पूछता है क्या? तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बल बटे में आवेश। क्या होता है? बल बटे में आवेश। जहां इसका अगर मात्रक पूछ देगा तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा? यानी छोटी सी एक बिंदु के कारण यहाँ पर तीव्रता इसका क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला जो होता है 1/4πε/Q/r² होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए आघूर्ण से सवाल पूछता है, विद्युत आघूर्ण से यहाँ से पूछता है। देखिए क्या होता है? विद्युत आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी Q/2L, या ऐसे पूछ सकता है। विद्युत विद्युत कारण विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा? तो देखिए विद्युत तीव्रता 3 इसके स्थिति होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? एक तो अक्षीय स्थिति में होता है, दूसरा निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा सामान्य स्थिति में होता है। अगर अक्षीय स्थिति पूछ देगा इसका विद्युत तीव्रता कितना होगा, क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो होता है 1/4πε0 2p वेक्टर, ये वेक्टर होता है। ठीक है, बटे r3, या वेक्टर नहीं भी देता है तो आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति में क्या आ जाएगा? सिर्फ सब वही रहेगा, लेकिन p/r3। देखिए 2, यहाँ 2 हट जाता है, p/r3 हो जाता है। सामान्य स्थिति में क्या होता है? सेम टू सेम रहेगा, ये इसके निरक्षीय स्थिति वाला, सिर्फ ये ऐड हो जाता है। देखिए ये वाला 1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, देखिए थोड़ा माइनर का चेंजिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 लग रहा है, यहाँ पर हट जा रहा है, और यहाँ पर एक और इंक्लूड हो जा रहा है, वही वाला है लेकिन एक इंक्लूड हो जा रहा है। अगला देखिए कह रहा है विद्युत पर लगने वाला बल आघूर्ण, विद्युत पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? P sin θ या P×E होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। देखिए गॉस प्रमेय से पूछता है। गॉस प्रमेय में क्या होता है? Q/ε0, या इसको ऐसे दे देता है या ऐसे भी दे देता है। ठीक है, आगे ले जाते हैं। अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो कितना होता है? E बराबर होता है 1/2 2λ/r होता है। कितना होता है? 1/2λ/r होता है। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है अब देखिए अनंत लंबे समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ठीक है, समतल के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो कितना आ जाए? E बराबर होता है 1/2ε0 इंटू सिग्मा होता है, जहां सिग्मा क्या है? पृष्ठीय घनत्व है। ठीक है, अब आता है किसी आवेशित चालक है, कोई आवेशित चालक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना होगा? उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/ε0 इंटू सिग्मा होता है, सिग्मा होता है। ठीक है दोस्तों, 1 चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा चैप्टर देख लेते हैं।
देखिए विद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर 2 है। देखिए पहला विद्युत विभव बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर होता है कार्य बटा में आवेश, परीक्षण आवेश है, ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा। एसआई मात्रा का बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रा हो जाए क्या, काम का क्या होता है, वर्क का जूल होता है और पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है, देखिए अगला क्या रहा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, तो बिंदु आवेश का विद्युत विभव कितना जाएगा, 1/4πε0 Q/R हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है बिंदु आवेश के कारण स्थिति ऊर्जा, तो बिंदु आवेश का स्थिति ऊर्जा क्या होता है, जो विभव का होता है सिर्फ Q1 इसमें लग जाता है और R वाई सेम का सेम होता है, ठीक है, सिर्फ Q1 Q2 इसमें फर्क है, ओके। विभव परमाणु बराबर क्या होता है, E = -dU/dx, याद रखिएगा माइनस का साइन यहाँ रहना चाहिए, ठीक है, माइनस का साइन रहना चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत को घुमाने में क्या होता है, कह रहा है कि एक समान, ये मान लीजिए विद्युत है, इसको घुमाने में जो है कार्य कितना लगेगा, तो कितना लगेगा P cos θ 1 - cos θ 2। देखते हैं ये, तो विद्युत के कारण विद्युत विभव कितना, देखिए इसका 3 केस होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में, और एक होता है सामान्य स्थिति में, ठीक है। तो देखते हैं विद्युत विभव कितना अक्षीय स्थिति में कितना होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देख के यहाँ के का मान कितना हो जाएगा, के यहाँ पर 1/4πε0 होता है, ठीक है, और 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। तो या ये इतना ना लिख कर मैंने सिर्फ नियतांक कांस्टेंट के लिख दिया, तो P/R² होता है, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमेशा 0 होता है, ये बार बार पूछता है, ये वाला बार बार पूछता है। इसका निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विभव 0 होता है, सामान्य स्थिति में क्या होता है, तो K P cos θ R², ठीक है। अब आते हैं धारिता, विद्युत धारिता कितना होता है, C आवेश बटा में विभवांतर बोलिए, ठीक है। गोलीय या देखिए गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, तो गोलीय चालक की, जो गोलीय चालक होता है इसके कारण जो धारिता होती है 4/ε0 R होता है, ठीक है। अब आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, समांतर प्लेट संधारित्र, ये से 2 समांतर प्लेट संधारित्र होता है ऐसे, ठीक है, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो इसके कारण जब वायु हो तो, ठीक है, ये इसमें 3 केस इसमें भी होता है, जब वायु हो तो, पराविद्युतांक हो तो, धातु हो तो, ठीक है। तो वायु हो अगर तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, वायु हो तो ये फार्मूला जाएगा 1/ε0 A/d, ठीक है। अब देखिए, अब जब पराविद्युतांक यानी 2 संधारित्रों के बीच, ये 2 संधारित्रों के बीच मान लीजिए प्लस है और इस पर माइनस है, की वजह से दिया गया, ठीक है, तो इनके बीच यदि पराविद्युतांक रख दिया जाए तो धारिता कितनी होगी, तो अब धारिता उस समय कितना हो जाएगा, A/0 d - t 1/r होता है। उसके बाद एक और केस होता है इसमें, जब धातु यानी इसके भी जब धातु रख दिया जाए तो उसका धारिता कितना हो जाएगा, तो उसका धारिता हो जाएगा 1/ε0 d/d - t, ठीक है। आगे लेते हैं, देखिए आगे, ठीक है, गोलीय संधारित्र, इसमें 2 केस होता है, बात की जाए गोलीय संधारित्र की, देखिए मान लीजिए गोलीय संधारित्र है और ये है, ठीक है। देखिए इसमें पहला केस क्या होता है, जब अंदर वाले का, देखिए आप लोग अपने वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा लिखा गया है ताकि बोर्ड में सही तरीके से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो पहला केस क्या होता है इसमें, जब अंदर वाले यानी अंदर वाले गोले को आवेश दिया जाए, यानी इस पर आवेश दिया जाए, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी आवेश दिया जाए, और बाहर वाले को भू संपर्कित किया जाए, तो उस समय इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/ε0 × R - R2 बटे में R2 - R1, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, जब बाहर वाले को आवेश दिया जाता है तथा अंदर वाले को यानी अंदर वाले को भू संपर्कित किया जाता है इस समय, अब तो उस समय इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/ε0 R2² और बटे में R2 - R1। बेलनाकार संधारित्र कितना होता है, पहले इसका विभव देख लेते हैं, इसके कारण विभव कितना होता है, तो होता है λ2.3026 log 10 R2/R1 अपॉन 2πε0, ठीक है। अब इसकी धारिता की बात कर लीजिए, धारिता होता है 2πε0 × L बटे में 2.3026
log R2/R1, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है, यानी सब फॉर्मूला लगभग पूछता ही है, ठीक है। ये नहीं कह सकते ये नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता है। केवल दो संधारित्रों के कारण, दो संधारित्र के लिए, ठीक है, अगर दो संधारित्र दिया होगा आपके पास, या मान लीजिए एक 5 माइक्रोफैराड है और एक कितना 10 माइक्रोफैराड है, उस समय दो दिया जाएगा तो उस समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा C1 C2, ये C1 है बटे में C1 + C2। ये अगर देखिए, अगर मान लीजिए आप दो दीजिए तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, और मान लीजिए 50 को दे देगा, एक 50 को दे देगा, एक है 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 5 6 7 8 9 10, तब उस समय कौन फॉर्मूला लगाइएगा, सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जितना दिया रहेगा, मान लीजिए 50 दिया था 50, और जितना उसका उस पर धारिता है उतना यहाँ रख दीजिएगा, बस इसका निकल कर आ जाएगा। संधारित्रों के कारण संयोजित श्रेणी में क्या होता है, तो देखिए सीधे 1/C1 + 1/C2 1 + 1/C3 ... ठीक है, अनंत तक, ठीक है, यहाँ तक अनंत तक जितना दिया रहेगा उतना, ठीक है। अब संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में क्या होता है, ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, तो इसमें सीधे संधारित्रों को जोड़ देते हैं, इसके 1 बटा में लगा कर जोड़ देते हैं और इसको सीधे जोड़ देते हैं, और इसका अनंत दिया रहेगा तो बहुत सारा दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा दिया रहेगा तो सीधे n हो जाएगा, और जितना संधारित्र का मान रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब संबंध पूछता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, तो संबंध ये होता है 1/n², और अगर रेशियो में लिखा जाए तो 1/n², ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब चैप्टर 3 देख लेते हैं। चैप्टर 3 का नाम है विद्युत धारा, देखिए, ठीक है। विद्युत धारा में पहला सूत्र है, देखिए, धारा को रिप्रेजेंट करते हैं I से, होता है Q/T, और Q का फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होंगे, N होता है, ठीक है, क्या होता है N होता है, और बटे में क्या T हो जाएगा, तो N बटे में T, यानी ये भी फॉर्मूला हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और देखिए, अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच एक संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध ये है कि I = NEA × VD क्या है यहाँ पर, तो अनुगमन वेग है, ठीक है। अब देख लेते हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध देख लेते हैं। तो धारा घनत्व यानी J से रिप्रेजेंट करते हैं, I/J होता है इसका, और देखिए अनुगमन और धारा के बीच जो संबंध कहेगा तो ये संबंध इसके बीच निकल जाएगा, ठीक है। और जहाँ I भी देखिए, I क्या होता है धारा घनत्व कि J × A का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जहाँ अगर डॉट हट जाएगा तो cos थीटा लग जाएगा, ये आप लोगों ने बिंदु नियम में और क्रॉस नियम पढ़ा होगा। गतिशीलता क्या होता है, μ = VD/E, ठीक है, ये गतिशीलता का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ VD क्या है तो अनुगमन वेग है, μ क्या है तो गतिशीलता है, ठीक है। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व के बीच संबंध क्या है, तो देखिए विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व का संबंध जो है J = σ × E होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय घनत्व है। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके कई संबंध है, कई अवस्थाएं हैं, ठीक है। जैसे में V = हो जाएगा VQ, ठीक है, और इसी को सूत्र को इधर से उधर करके हो जाता है, क्या हो जाता है, V = VIT हो जाता है, क्या होता है, V = VIT। और एक और इसका अवस्था होता है जो W = VIT होता है। एक और अवस्था इसका होता है W = I²RT, ठीक है, क्या होता है, I²RT होता है। और अगला देख लीजिए तो W = V/R × T होता है। ये चार अवस्थाएं होते हैं आपके, देखिए ये चारों पूछता है, कोई भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये पूछेगा या ये पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति भी, जैसे विद्युत ऊर्जा की कई अवस्थाएं होती है, वैसे भी विद्युत शक्ति का भी कई अवस्थाएं होती है। जैसे में P = होता है V/Q होता है, शक्ति का सही मतलब क्या होता है, वाट होता है। अब देखिए इसको अगर मॉडिफाई करके अगर लाया जाए, एक नया सूत्र बनाया जाए तो P = VI हो जाता है। और इसी के रूप में एक और होता है P = I²R होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति, और जब आपका धारा और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तब ये लगाएंगे, और ये कब लगाएंगे, जब विद्युत धारा, रेजिस्टेंस और शक्ति दिया होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। आगे देखते हैं, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले देख लीजिएगा।
किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा क्या होता है, देखिए किलोवाट में क्या था, यूनिट में हो जाएगा वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई घंटा इक्वल टू सॉरी बाई 1000, ठीक है। अब बात किया जाए अज्ञात प्रतिरोध, जब हमें प्रतिरोध कोई मालूम नहीं है कितना प्रतिरोध है जा रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस टी बाई एल इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग को ध्यान रखना होगा। ताप निर्भरता क्या होता है, ठीक है, ताप निर्भरता आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी कह दीजिए या टी कह दीजिए, दोनों में से कोई भी आप सबको दे सकता है, ठीक है। जहाँ अल्फा क्या है तो ताप प्रतिरोध गुणांक है, क्या है, ताप प्रतिरोध गुणांक है। देखिए ओम का नियम, ओम का नियम क्या हो जाएगा, ओम का नियम आप लोग जानते हैं, ओम का नियम होता है बी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध आर प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रो एल बाई ए हो जाता है। चालकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चालकता का सी से और 1 बाई आर हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट चल जहाँ आर गया यहाँ पर प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ प्रतिरोधकता है, ओम का नियम सदिश के रूप में क्या है, देखिए ओम का नियम सदिश रूप में पूछ देता है, कैसे पूछता है, देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू ए हो जाएगा, और दूसरे रूप में बात किया जाए तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनुगमन में पूछता है, आप लोग ये 2 नंबर 3 नंबर ही पूछता है ये वाला, ठीक है। तो क्या है संबंध इसका क्या है, तो ये बी डी अनुगमन से दर्शाते हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा सॉरी बी डी इक्वल टू हो जाएगा ई यहाँ टॉर्क है, इसे हम स्थितिकाल कहते हैं, और बटे में एम हो जाएगा, एम क्या है तो इलेक्ट्रॉनों का मास है। अगला देखते हैं प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध बराबर होता है एम एल अपॉन एन ई के स्क्वायर ए फिर सातिकाल वाला हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्या है यहाँ पर सातिकाल है, ठीक है। एम क्या है तो एम है इलेक्ट्रॉनों का मास, ठीक है। आ गया थे उष्मा का फॉर्मूला भी कई रूप में होता है, जैसे कि एच बराबर होता है पी टी, एच बराबर होता है बी आई टी, एच बराबर होता है बी स्क्वायर टी बाई आर, और एच बराबर होता है आई स्क्वायर टी। तीनों में से ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जब सेल से धारा ली जाए तो उस समय उसकी जो विद्युतवाहक बल है उतना उसका कितना होगा, तो उतना हो जाएगा v प्लस आई आर। सेल का संयोजन दो स्थिति में, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में इसका विद्युतवाहक बल को कैसे जोड़ा जाएगा, तो इस क्रम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम, ठीक है, जोड़ दिया जाएगा। जैसे धारिता को जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, वैसे ही इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। देखिए इसका रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो R1 प्लस R2 इसको सेम जोड़ देंगे। अब बात करते हैं कि इसमें धारा कितना प्रवाहित होता है, तो धारा प्रवाहित होता है I बराबर एन ई बटा में R प्लस एन आर, जहाँ बड़ी जो बाहर की प्रतिरोध है अंदर के प्रतिरोध से बड़ा होगा तब ये होगा, ठीक है। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम में क्या होता है, अपोन में आ जाता है, बटे में आ जाता है, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा ई क्यू बटे में आर ई क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आप लोग, ठीक है। इस हम क्या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी अपोन में आ जाता है, देखिए सीधे 1 बी अपॉन, ठीक है, आ जाता है। और इसका बात की इसमें धारा कितना प्रवाहित होता है, समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होता है एन ई बाई आर प्लस एन आर बार का उधर होगा, और इस स्थिति में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये इसका स्थिति बताता है, ठीक है। अगर ये स्थिति रहेगा तो ये, और ये स्थिति रहेगा तो ये वाला रहेगा। आगे थे किरचॉफ का 2 नियम होता है, बिंदु नियम एक होता है पासोरो नियम, ठीक है। बिंदु नियम में क्या होता है, देखिए बिंदु में सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और दूसरा में सिग्मा ई इक्वल टू ई नहीं है, सिग्मा है आई आर हो जाता है, ठीक है। अतः हीट स्ट्रेंथ संतुलन अवस्था आप लोग ये प्रूफ करने के लिए देता है 2 नंबर में, आप लोग इस प्रूफ कर लीजिएगा और याद भी होगा आप सबको। तो क्या था पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। बात कीजिए अवस्थाएं की, तो आई जी बराबर होता है 0 और बी बराबर होता है 0, ये अवस्थाएं इसके, ठीक है। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो फ्रेंड्स चैप्टर 4 देख लेते हैं अब। देखिए चैप्टर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है। तो देखिए बायोसार्ट का नियम कहता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा इसके मैं विश्लेषण नहीं बताऊंगा कि म्यू नॉट क्या है, बी एल क्या है, डेल्टा एल क्या है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, आपका एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। आप इतना नहीं देख सकते, आप एडोप्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं छोटा करके आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादा विश्लेषण क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, 1 साल तो पूरा हो गया ना, ठीक है। देखिए
ये इसका अब आगे जो जो भी आगे चैप्टर रहेगा उसके लिए मैं बोलूँगा नहीं कि इसका ये होगा इसका ये होगा, मैं सीधे कह दूँगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको देखना है, कलेक्ट करना है, कॉपी में नोट्स बनानी है। और नहीं बनानी है, सिर्फ एग्जाम से पहले 5 दिन पहले आप लोग देख के चले जाइएगा ना, बेहतर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट के बीच संबंध क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो सी बराबर होता है, सी यहाँ क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, बराबर होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है। अब देखिए परिमित लंबाई के रिजु रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीनशॉट मारने का भी समय दूंगा। ठीक है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई बटे ए साइन थीटा 1 साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2। ठीक है, अगला है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर कुंडली के कारण केंद्र में x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार धारावाहिक लूप के चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2r हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ, देखिए एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम क्या देता है, सूत्र देता है डबल समाकलन, इसको हम डबल समाकलन भी कहते हैं। b ये वेक्टर का चिन्ह है, b इंटू डी एल इजक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। ठीक है, देखिए अनंत लंबाई के रिजु रेखीय धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू होता है, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू 2 आई बटे में आर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, इसको बता दिए तो इतना काफ़ी है। लॉरेंज बल क्या होता है, तो एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, या इसको मल्टीप्लाई में देता है, क्रॉस 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 करके साइन थीटा हटा देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गतिमान, ठीक है, गतिमान आवेश बल पर लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है, कोई आवेश गतिमान है तो उसमें बल कितना लग रहा होगा, तो हो जाएगा ए बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, इतना लगता है। कह रहे दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो एफ बटे एल, ये संबंध है। ठीक है, ये संबंध है। ठीक है, ये संबंध है, तो एफ बटे एल इक्वल टू म्यू नॉट बटे में 2 पाई मल्टीप्लाई I1 I2 सॉरी अपॉन आर। ठीक है, ये इसका संबंध है। या इसको देखिए यहाँ बटे में, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जा सकता है, तो वहाँ आप दिमाग का भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा क्या, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट इसका फॉर्मूला है इस चैप्टर का, चुंबकीय द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य, कोई चुंबकीय द्विध्रुव है उसको घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका। दोस्तों अब चैप्टर 5 देख लेते हैं, चुंबकत्व। ये चैप्टर 5 का नाम है चुंबकत्व। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम बराबर होता है क्यू इंटू 2एल, या इसका या एम पर लगा दीजिए तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और एम नहीं देता है, सीधे क्यू इंटू 2एल देता है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति में कितना होगा, तो अक्षीय स्थिति में होता है बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2 एम आर बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एक और इसका फॉर्मूला होता है कब, जब r का मान बहुत बहुत बड़ा होता है किससे, l से, तो उस समय यानी l क्या हो जाएगा, यहाँ पर l 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो गया तो उस समय स्थिति इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, इस समय जब l यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, r बचेगा। अब दोस्तों अगली बार जब चैप्टर लेकर आऊँगा सीधे कहूँगा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि आप लोग सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, सब सूत्र को आप अच्छे से नॉलेज है आपका, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ये बी यू बराबर ए बी आर ऐसे कुछ है, नहीं बताऊँगा, सीधे कहूँगा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये इस चैप्टर बता दे रहा हूँ, यह चैप्टर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्थिति में क्या हो जाएगा, यही रहेगा, और नेक्स्ट स्थिति में क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बटा में 4 पाई एम बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाए, इसका वर्ग कहा जाए, वर्ग नहीं, इसका कहा जाए 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2। एक और इसका फार्मूला होता है कब, जब आर का मान बहुत बहुत बड़ा होता है किससे, एल से, तो उस समय इसकी फार्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई एम बटे में आर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव के घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो डब्ल्यू बराबर एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति में ऊर्जा की फार्मूला क्या आ जाएगा, बी बराबर माइनस बी एम बी कॉस थीटा। ठीक है,
अब आते हैं चुंबकीय गॉस का नियम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू ई बी आर बटा में 2। एक और होता है फॉर्मूला जो जहाँ एल देता है ई बराबर 2m ई बटा इंटू एल, और एक और फॉर्मूला होता है एन ई एच बटा में 4 पाई एम ई, ठीक है, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी नॉट बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच बराबर म्यू नॉट बी नॉट बटा में म्यू नॉट इक्वल टू एक और होता है एन आई, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जहाँ एन फोर की संख्या है। चुंबकत्व, चुंबक की तीव्रता, यहाँ ध्यान देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ चुंबक की तीव्रता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। आई इक्वल टू कितना होता है, एम बी एम बटे भी इक्वल टू एक और होता है क्यू एम बटे ए, ठीक है। क्यूरी का नियम बार बार पूछता है, ये आप लोग देख लीजिए, एक्स एम बटा बराबर इक्वल टू सी बटा में टी, जहाँ सी क्या है क्यूरी नियतांक है और टी क्या है आवर्तकाल। चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबकीय प्रेरण के फॉर्मूला दो अवस्थाएं होती है इसकी, कौन कौन से, एक होता है बी इक्वल टू बी एम प्लस बी नॉट, ये देखिए क्यूरी का नियम दो या तीन नमूने पूछता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कहता है कि फार्मूला को प्रूफ कीजिए, प्रूफ नहीं कहता है, इस फार्मूला को लाइए कैसे आप कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो बी इक्वल टू बी एम प्लस बी नॉट, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा एच प्लस एम, ठीक है। अगला है देखिए कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ सूत्र है, फार्मूला है, कुछ संबंध है जो पूछते हैं आपसे, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये लोग देख लीजिएगा, आप लोग तो आता ही होगा आप सबको। बस चैप्टर 5 में इतना है, जो इम्पोर्टेंट था उतना आपके समक्ष ला दिया गया है। और चैप्टर 6 सिर्फ आप स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी चैप्टर है, देखिए कोई इसमें से कितने भी आप, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहे हो, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में नहीं होगा वो, इसलिए वो आपके सूत्र में भेजा में नहीं आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कर दीजिए, जो आपके सिलेबस में है उसे आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। चलते मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों। अब देख लेते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों मैंने कहा था कि जो चैप्टर 6 आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आएगा, अब उसका सिर्फ आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो दोस्तों अब इसके आगे मैं बताऊँ नहीं कि ये वो ठेकान फेकान, ऐसा नहीं बताऊंगा, आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपके समक्ष आपसे प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब देख लेते हैं चैप्टर 7। फ्रेंड्स 7 चैप्टर का नाम है विद्युत प्रत्यावर्ती धारा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में। हम दोस्तों 9 चैप्टर आ चुके हैं, जिसका नाम है किरण प्रकाश की, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, मार लीजिए। अब मिलेंगे हम लोग 10 चैप्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये चैप्टर 10 है, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्त चैप्टर 11 है, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत तरंग, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और अब आते हैं 12 लेकर 12 चैप्टर, तब उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 12 पर आ चुके हम लोग, परमाणु जिसका नाम है, ये उसका फॉर्मूला रहा, आप लोग नोट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, मार लीजिए। अब चैप्टर लास्ट